ओके। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को शायद मेरा नाम नहीं पता होगा, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के जो ज्वाइन कर रहे हो, हमें वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर फोसिया है। ठीक है, आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आपने मेरे पास आना है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व इट। ठीक है। आई नो कि आप लोग अभी ज्वाइन कर रहे हो, इसलिए आई विल टेक इट अ लिटिल स्लो आप लोगों के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा पहला लेक्चर इम्यून सिस्टम पे है, तो हम कह सकते हैं कि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर कहीं भी आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा है या मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, तो आप मुझे रोक सकते हो। ठीक। इम्यून सिस्टम हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इम्यून सिस्टम कहते क्यों है। हर चीज की तरह ये भी किसी और जबान से लिया गया एक वर्ड है, इम्यूनस। ठीक है, एग्जैम्प्ट। सबसे पहले हमारे पास थियोसाइडिडाइड्स था, जो कि 430 बीसी में उसने देखा कि जब प्लेग हुआ। ठीक है, वंस प्लेग से जो लोग रिकवर किए थे, उनको दोबारा इन्फेक्शन नहीं हुई प्लेग की। ठीक है, तो ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहला रेफरेंस जो हमें मिला था इम्यूनिटी का, वो इससे मिला था, और 430 बिफोर क्राइस्ट। कितने अरसे पहले की बात है। लेकिन हम जब भी कहते हैं कि फादर ऑफ हम वैक्सीन्स कहते हैं, तो हम पास्चर की बात करते हैं। ठीक है, पास्चर की हम वो एक्सपेरिमेंट हम दोबारा अब डिटेल में नहीं जाएंगे, हम 2-3 दफा इस लेक्चर में देख चुके हैं। अच्छा, प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम क्या है? प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ चैलेंज। इम्यून सिस्टम हमें किन चीजों से बचा सकता है? कोई भी ऐसा चैलेंज, कोई भी ऐसी कन्फ्रंटेशन फ्रॉम इन्फेक्शियस एजेंट, फ्रॉम पैथोजन। ठीक है। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एनी ऑर्गेनिज्म दैट हैज द एबिलिटी टू कॉज अ डिजीज। ठीक है, कॉज अ डिजीज, कॉज एन इन्फेक्शन इज अ पैथोजेनिक। और जरूरी नहीं है कि ह्यूमंस में ही, प्लांट पैथोजेंस भी होते हैं, एनिमल पैथोजेंस भी होते हैं जो जूनोटिक इन्फेक्शंस करते हैं। ठीक है, ह्यूमन पैथोजेंस भी होते हैं। तो हर हर लिविंग थिंग के पास अपना एक इम्यून सिस्टम मौजूद है। वो बड़ा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन, हमारा मेन जो फोकस होगा, दैट वुड बी ह्यूमन इम्यून सिस्टम, क्योंकि हम वैक्सीन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। Pathogenic microorganism that has the ability to cause infection or any kind of disease. जब हम infection और disease की बात, normally हम क्या कहते हैं? Infection and disease are same thing. लेकिन being a researcher, these are not the same things. ठीक है। इन्फेक्शन वो है ability of the pathogen to enter host, multiply and stimulate an immune response. ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जब हम डिजीज की बात करते हैं, तो इट इज कनेक्टेड टू क्लिनिकल सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, बॉडी के अंदर आने वाली चेंजेस। ठीक है। पैथोजन क्या करता है, इन्फेक्शन कैसे करता है? बॉडी के अंदर एंटर होगा। ठीक है, एंटर होगा, मल्टीप्लाई करेगा और इन्फेक्शन कॉज करेगा। ये क्या, इन्फेक्शन का प्रोसेस है। लेकिन डिजीज क्या है? वो तमाम क्लिनिकल सिम्टम्स मिलके एक डिजीज बनाते हैं, जो कि आपकी बॉडी मैनिफेस्ट कर रही है। उसमें इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, उसमें फीवर भी हो सकता है, एडिमा भी हो सकता है, किसी भी तरह की इचिंग हो सकती है, रैश हो सकती है, किसी तरह की भी। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? एक डिजीज बनाते हैं। ठीक है। दो तरह की हमारे पास होती है, नाम सुना होगा, इननेट और अडॉप्टिव। ठीक है। इननेट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसमें चलती जाऊंगी कि जब हम इननेट की बात करते हैं, तो हमारे पास 4 तरह की आती है। हमारे पास एक आ जाती है एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, फेगोसिटिक एंड इंफ्लेमेटरी। एनाटॉमिकल हमारे पास क्या है? हम कहते हैं बैरियर्स है। बैरियर्स हैं, स्किन आ गई, डेड सेल्स हैं, कैसली पैक डेड सेल्स हैं। वो किसी चीज को पास नहीं करने देते। वंस ये जो हमारा बैरियर डिस्टर्ब होता है, तो इन्फेक्शन कॉज हो जाती है। ठीक है, ये पहला हमारा बैरियर आ जाता है। फिर क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, कॉन्स्टेंटली बीइंग वॉश्ड। ठीक है, तो वॉश होंगी जब तक वह ढेर नहीं करेगा। पैथोजन आया, जब तक वो अटैच नहीं करेगा, इट्स नॉट एबल टू अटैच टू अ सरफेस, इट विल नॉट बी एबल टू रेप्लिकेट एंड बिल्ड अप इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, हर इन्फेक्शन के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ पैथोजेंस चाहिए होते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है? इन्फेक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है? पहले आया, मल्टीप्लाई किया, एक सफिशिएंट नंबर बनाया, और उसके बाद उसने इन्फेक्शन कॉज की। तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स क्या होती है? कॉन्स्टेंटली वॉश हो रही है, अडेयर नहीं कर पा रहा। ठीक है, वहां पे अडेयर नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। देन नॉर्मल फ्लोरा। किसी ने कहा था कि इफ आई से दैट ह्यूमंस आर लिविंग ऑन माइक्रोब्स,
तो इट्स नॉट रॉन्ग। क्यों? Billions and billions of microbes are living on our skin inside our body as normal flora. ठीक है, हमारी ये स्किन साफ नहीं है, इट्स colonized by many microorganisms that are beneficial to us. तो ये नॉर्मल फ्लोरा जो है, ये किसी भी पैथोजन को स्टे नहीं करने देता। कैसे compete करता है? ये उसके साथ compete करता है। ठीक है, आपकी गट के अंदर मौजूद है, इंटेस्टाइन्स के अंदर मौजूद है, आपके माउथ के अंदर मौजूद है, आपकी नेजल रिचेस के अंदर मौजूद है। ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली competing। ठीक है, तो compete कर रहा है। पहली चीज, स्पेस के लिए। अगर इस चेयर पे ऑलरेडी कोई बैठा है तो बाहर से आने वाला नहीं बैठ सकेगा। ठीक है, दे विल बोथ compete फॉर स्पेस। तो नॉर्मल फ्लोरा क्या करता है? compete फॉर स्पेस। सेकंड किस चीज के लिए compete करता है? न्यूट्रिएंट्स। खाना नहीं मिलेगा तो सर्वाइव नहीं करेगा। और पैथोजन जो आ रहा है बेनिफिट लेने के लिए, अगर उसे वहां पे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो वो स्टे क्यों करेगा? ठीक है, वो अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाता, अपनी पॉपुलेशन को स्टैब्लिश नहीं कर पाता। तो नॉर्मल फ्लोरा भी एक और लेवल का हमारा कह सकते हैं कि बैरियर है, एनाटॉमिकल बैरियर है। देन फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। स्टमक की पीएच डिफरेंट है, स्लाइवा की डिफरेंट है। ठीक है, ईसोफेजिस के अंदर डिफरेंट है। डिफरेंट पीएच के अंदर ये सरवाइव नहीं कर पाता। स्टमक को अगर देखें तो एसिडिक पीएच की वजह से माइक्रोब्स क्या होंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। ठीक है, देन वी हैव टेम्परेचर। जरा सी भी कोई इन्फेक्शन होती है तो पहला सिग्नल जो हमें मिलता है दैट इज फीवर। तो फीवर का क्या फायदा होता है? नहीं, एक तो सिम्टम है। ठीक है, सिग्नल है समथिंग इज रॉन्ग। लेकिन बेसिकली इसका एक प्रोटेक्शन में क्या फायदा है? वो तो हमें बॉईल करने पड़ते हैं ना, 100 पे जाके, 121 पे जाके 15 मिनट के लिए, तब किल होते हैं। होता ये है, मैंने बात की मल्टीप्लिकेशन की, इंक्रीज द नंबर। हायर टेम्परेचर होगा तो रेप्लिकेशन कम हो जाएगी। ठीक है, रेप्लिकेशन कम होगी, पॉपुलेशन नहीं आएगी, पॉपुलेशन नहीं बनेगी तो इन्फेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स हमारी बॉडी की तरफ से एक प्रोटेक्शन आती है कि टेम्परेचर बढ़ा दो, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। कभी कभी कहते हैं ना बुखार अच्छा होता है। सॉल्युबल फैक्टर्स, इंटरफेरॉन्स है हमारे पास। सिमिलरली लाइसोजाइम्स है, लाइसोजाइम्स क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, और इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं? ये केमिकल सिग्नल्स होते हैं। इंटरफेरॉन क्या करते हैं? ये आते ही, आईएल सुने होंगे ना, इंटरल्यूकिन्स आती है, इंटरफेरॉन्स आते हैं, आईएफएन। तो ये सारे क्या कर रहे होते हैं? इनहिबिशन कर रहे होते हैं वायरल रेप्लिकेशन के। ठीक है, तो उसको रेप्लिकेट नहीं करने दे देते हैं। तो ये एक हमारे पास फिजियोलॉजिकल बैरियर आ गया है। पहला एनाटॉमिकल आ गया, सेकंड हमारे पास फिजियोलॉजिकल आ गया। देन वी हैव फेगोसिटिक बैरियर्स। फेगोसिटिक बैरियर्स में क्या होता है कि हमारे पास स्पेशलाइज सेल्स हैं, दे परफॉर्म फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस अगर कभी सुना हो आपने, होता ये है कि इनगल्फ कर लेगा किसी भी बाहर से आने वाली चीज को। मैक्रोफेज अपने माइंड में रखें। ठीक है, एक मैक्रोफेज है, बाहर से उसे लगता है एक फॉरेन पार्टिकल आया, उसने रिकग्नाइज किया, उसने पकड़ा। ठीक है, इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद उसने क्या किया कि उसके साथ लाइसोसोम आके क्या करेगा? लाइसोसोम एक और वेसिकल होता है जो उसके साथ आके लाइसोस अटैच अटैच नहीं, उसके साथ मर्ज हो जाता है। ठीक है, मर्ज होगा, उसके अंदर मर्ज होने के बाद क्या करेगा? लाइसोजाइम देगा और ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, ब्रेक डाउन होने के बाद वही पूरा वेसिकल जो बनाया था उसने, उसको एक्सपल कर देगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस क्या है? दैट इज फेगोसाइटोसिस। ये हम आगे देखेंगे भी, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि शायद हम वो फिगर भी इसकी देखेंगे, उसमें क्लैरिफाई हो जाएगा। अभी जस्ट हम देख रहे हैं कि बैरियर्स है कौन से। अच्छा, इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स। वी हैव वेजोडाइलेशन। क्या फायदा होगा वेजोडाइलेशन से? क्या हो? ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाएगी किसी भी जगह की, तो उससे क्या फायदा? आपकी वेसल्स एक्सपैंड हो जाती है, उसका क्या फायदा होगा? ब्लड सप्लाई बेहतर होगी, ब्लड सप्लाई बेहतर होगी तो ब्लड के अंदर क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स। ठीक है, तो उनको बेटर एक्सेस मिलेगी लोकेशन की, उस साइट की। ठीक है, देन यू हैव कैपिलरी परमेबिलिटी, वो बेहतर हो जाती है। किसी भी जगह आप कहते हो कि जी इन्फेक्शन हुई, स्वेलिंग हो रही, क्या हो गया? वहां पे सप्लाई बड़ी अच्छी आ रही है, परमेबिलिटी बढ़ गई है सेल्स, ताकि जो इम्यून सेल्स है वो उस साइट को एक्सेस कर सके। ठीक है, ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन। इसका फायदा क्या होता है? कीमोटैक्टिक मीन्स अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब उसने कहा कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? लिम्फोसाइट्स चाहिए। ठीक है, उसने क्या करना है? सिग्नल भेजना है। तो ये सिग्नल क्या है? कीमोटैक्सिस है। ठीक है, तो कीमोटैक्टिक मीन्स वहां पे आ गए हैं ज्यादा
कीमोटैक्सिस, ऐसे सेल्स आ गए हैं जो कि कीमोटैक्सिस कर सकते हैं, सिग्नलिंग कर सकते हैं कि जी इस तरह की इन्फेक्शन है और इस तरह के इफेक्टर सेल्स मुझे चाहिए। ठीक है। इंक्रीज एडेरेंस, वहां पे क्या होगा कि वहां पे सेल्स ज्यादा रह सकेंगे, उसको मूव नहीं करने देंगे, वहां पे क्या कर सकते हैं, कन्फाइन कर लेंगे एट दैट लोकेशन। लीकी कैपिलरीज, अगेन इनका ये फायदा होगा, परमेबिलिटी इंक्रीज होती है ना, तो सिमिलरली जितनी लीकी कैपिलरीज होंगी इतने ज्यादा आपके जो फैक्टर्स है वो इजीली एक्सेस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले उसने क्या किया, अगर कहीं से अटैक हो गया तो अपने वालों को तो रास्ता दो ना, तो रास्ता खोलने के लिए क्या है, वेसल्स खोल दो, परमेबिलिटी बढ़ा दो। ठीक है। ऐसे चीजें, ऐसे लोग वहां पर भेज दो जो सिग्नल करे दूसरों को। ठीक है। जो दूसरों को बुला सके। तो ये सारे क्या है, आपके इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स हो गए। केमिकल मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, सी रिएक्टिव प्रोटीन, अगर कभी किसी की देखी हो ब्लड रिपोर्ट, जब कोई जाता है कहता है मुझे इन्फेक्शन है, लेकिन उसकी सीबीसी से ना पता चल रहा हो तो क्या करते हैं, सी रिएक्टिव सीआरपी करा लो। ठीक है। सीआरपी राइज है तो मतलब कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन है, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो होता क्या है कि कोई भी किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन अगर आ जाती है ना, तो जो आपका लिवर है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ठीक है। टू कॉप दैट इफेक्ट वो क्या करेगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन देगा, और इसी समय अंदाजा हो जाता है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर मौजूद है। देन वी हैव हिस्टामिन, वेजोडाइलेशन करती है, इंक्रीज परमेबिलिटी करती है। हिस्टामिन से क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है। हिस्टामिन क्या करती है, इचिंग होती है, स्वेलिंग होती है, ये भी वेजोडाइलेशन आ रही होती है। इंक्रीज परमेबिलिटी, अगेन वही फायदा होगा, ज्यादा सेल्स वहां पे पहुंच सकेंगे। देन वी हैव किनीन्स, ये छोटी छोटी पेप्टाइड्स होती है, छोटी छोटी प्रोटीन्स होती हैं, जो वैसे तो इनएक्टिव है ब्लड के अंदर, लेकिन जैसे ही इन्हें कोई खतरा होता है या कोई इनको इन्फेक्शन का होता है, सस्पिशन होती है, तो ये क्या करती हैं कि एक्टिव हो जाती हैं, और एक्टिव होने के बाद ये क्या करती है, सिग्नलिंग करती हैं, कहीं दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है। तो आप कहते हैं समथिंग इज रॉन्ग देयर, सिम्टम है। ठीक है। तो ये क्या है, जैसे ब्रेडिकिनीन है, तो वो क्या करती है, पेन कॉज करती है। अच्छा, अब हमने कहा था दो तरह के हैं, इननेट एंड एडॉप्टिव। ठीक है। अब अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी को लें तो कोई भी ऑर्गन अकेले नहीं काम करता, सब मिलके काम करते हैं। तो दैट इज थिंग विद इननेट एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी, कि ये दोनों भी मिलके कोलैबोरेशन में काम करते हैं, ये नहीं है कि ये तुम्हारा काम ये मेरा काम। ठीक है। मिल के काम करते हैं। पहले इन रोकने की कोशिश करता है, जब नहीं रोक पाता तो सिग्नल देता है और अडॉप्टिव हो जाता है। ठीक है। इसमें मैक्रोफेजेस कैन secrete cytokines that affect the type of adaptive immunity, किस तरह की इम्यूनिटी चाहिए, हम आगे देखेंगे कि उसमें दो तरह के सेल्स हमारे पास आते हैं, दो तरह के इफेक्टर सेल्स हमारे पास आते हैं, बी सेल्स, टी सेल्स, किस तरह की इम्यूनिटी चाहिए और किस लेवल की इम्यूनिटी चाहिए। ठीक है। ये भी कौन बताएगा, आपका मैक्रोफेजेस बता रहा है। तो सबसे पहले होता ये है, यूं समझे कि आपकी बॉडी के अंदर सिपाही के तौर पर मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स फिर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे ही कोई फॉरेन चैलेंज आता है तो सबसे पहले जो रिएक्ट करते हैं वो आपके मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स आ रहे होते हैं। ठीक है। और फिर ये सिग्नलिंग करते हैं कि किस तरह का थ्रेट है, उसको कोप करने के लिए मुझे किस तरह के सेल्स चाहिए, और कौन सी आर्म ऑफ अडॉप्टिव इम्यूनिटी मुझे चाहिए, किस टाइप की चाहिए और किस लेवल की चाहिए, आगे हम इसकी टाइप्स देखेंगे। देन उसके पास मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं जो एंटीजेंस को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एपीसीज भी कहा जाता है इन्हें। ये एंटीजन को पहले प्रोसेस करते हैं और फिर अपनी सरफेस पे जब प्रेजेंट करते हैं तो फिर अदर टाइप ऑफ सेल्स जो इम्यून सेल्स हैं वो आके इनको रिकग्नाइज करते हैं और फिर इम्यून रिस्पॉन्स आता है। लिम्फोसाइट्स इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ मैक्रोफेजेस, जो आपके पास लिम्फोसाइट्स है, स्पेशली टी हेल्पर सेल्स वगैरह, ये क्या करते हैं कि साइटोकिन्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है मैक्रोफेजेस की। ठीक है। नेचुरली अक्वायर्ड इम्यूनिटी, और जो हमारे पास आर्टिफिशियली अक्वायर्ड होती है, इसमें हमारे पास एक्टिव और पैसिव है। पहले डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में, इसको दो तीन दफ़ा रिपीट कर चुके हैं, तो इस वजह से मैं इसे जस्ट ब्रीफली बताऊंगी। एक्टिव क्या है, वो जो आपकी बॉडी एक्टिवली प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है। और पैसिव क्या है, जो आपको बाहर से मिल रही है। ठीक है। एक्टिव में आपका क्या होगा, कोई भी एंटीजन आया, एक्सपोज हुई, ठीक है, एक्सपोजर हुआ, एक्सपोजर के बाद क्या होगा, रिकग्नाइज हुआ, और आपकी बॉडी ने क्या किया, इधर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी, बी सेल्स बनाने शुरू कर दिए, मेमोरी सेल्स बनाने शुरू कर दिया, टी सेल्स देना शुरू कर दिए। तो ये क्या है, आपकी एक्टिव है। ठीक है। एक्टिवली बॉडी क्या कर रही है, उस थ्रेट को के साथ कोप कर रही है। प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, एक दफा बॉडी ने सीख लिया, ठीक है, मेमोरी सेल्स बना लिए,
नेक्स्ट टाइम वो थ्रेट आएगा तो लाइफ टाइम, लॉन्ग टर्म कहते हैं, लाइफ टाइम कई दफा हम नहीं कहते क्योंकि मोस्टली लाइफ टाइम नहीं होती, लॉन्ग टर्म हमें प्रोटेक्शन मिल गई क्योंकि हमारे पास बी सेल्स मौजूद है जिन्होंने मेमोरी रख ली कि इस थ्रेट के साथ हमने ऐसे कोप किया था, इस तरह की एंटीबॉडीज चाहिए थी, इस तरह का रिस्पॉन्स चाहिए था। ठीक है। पैसिव में क्या होता है, एंटीबॉडीज खुद नहीं प्रोड्यूस कर, कहीं से हमें मिल रही है, जैसे फीटस को मिल रही है, ठीक है, प्लेसेंटा क्रॉस करके मदर से फीटस को मिल रही है, सिमिलरली ब्रेस्ट मिल्क के अंदर इन्फेंट को मिल रही है, प्रोसेस्ड है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रोसेस्ड एंटीबॉडीज उसे दे दी। इमीडिएट शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन, इसमें यह है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडीज दे रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन में जो उसकी प्रोडक्शन में टाइम वेस्ट हो रहा था वो अब नहीं होगा, अब इमीडिएटली आ जाएगी। ठीक है, और आते ही क्या करेंगे, अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है, उन्हें जो रिस्पॉन्स है वो इमीडिएट होगा, लेकिन एक सफिशिएंट जो एक नंबर है ना नहीं होगी, उसका नंबर बढ़ नहीं रहा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म होगी, थोड़े अरसे के बाद क्लियर आउट हो जाएगी, उनका नंबर नहीं बढ़ रहा। अच्छा, आर्टिफिशियली अगर बात करें तो हमारे पास एक्टिव जो है एंटीजेंस एंटर थ्रू वैक्सीनेशन, ये हमारे पास एक प्रोसेस है, इननेट एंड अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। पैसिव में क्या होता है कि हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज किसी और के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हॉर्स के अंदर प्रोड्यूस की, किसी रैबिट के अंदर प्रोड्यूस की, वहां से हमने ली और वहां से हमने ले के प्योरीफाई करके किसी को एंटीबॉडीज इंजेक्ट किए। अब वैक्सीनेशन इसमें बहुत क्लियर डिफरेंस है, वैक्सीनेशन में हम एंटीजन यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ हम एंटीबॉडी यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रोवाइड्स इमीडिएट शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन। वही अगेन प्रोसेस एंटीबॉडीज हमारे पास मौजूद है, जाते ही काम शुरू करेंगी, और जब उनका नंबर कम हो जाएगा तो उनका रिस्पॉन्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म। अच्छा, अडॉप्टिव इम्यूनिटी के चार करेक्टरिस्टिक, मेमोरी, बी सेल्स, एक दफा अटैक हुआ, इट विल कीप द मेमोरी फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, और फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, मेमोरी सेल्स आते हैं, बी मेमोरी सेल्स आते हैं, नेक्स्ट टाइम they have to go up with the same challenge, they will have the same immune response, they don't have to read again. First time they confronted a challenge and they made this memory, second time they don't have to make the memory again or read that pathogen again, they have the memory, they know what kind of antibodies they have to produce. Diversity, there are millions and millions of antigen. ठीक है, तो there is the immune system has to be diverse, it has to be diverse to identify each and every antigen. So there is a huge diversity there. Then you have antigenic specificity, diversity and specificity. Diversity says there's a huge number of antigens, so they identify a huge number of antigens. Specificity, one type of antibody or one type of cell receptor recognizes one type of antigen. It is specific for that one type of antigen. ठीक है, ये दो अलग बातें हैं। मैं बहुत सारे लोगों को रिकग्नाइज करती हूँ, लेकिन मैं इस बंदे को स्पेसिफिकली रिकग्नाइज जरूर करती हूँ, ये नहीं मैं सबको थोड़ा थोड़ा रिकग्नाइज करती हूँ। ठीक है, मैं बहुत सारे को रिकग्नाइज करती हूँ, दैट इज डाइवर्सिटी, लेकिन मैं हर बंदे को स्पेसिफिकली रिकग्नाइज करती हूँ, दैट इज स्पेसिफिसिटी। ठीक है, सेल्फ नॉन सेल्फ रिकग्निशन। अब ये अच्छा, जो हमने स्पेसिसिटी की बात की ना, एंटीजेनिक स्पेसिसिटी, वो ये नहीं है कि अगर ये इसको रिकग्नाइज कर रहा है तो इससे मिलते जुलते को भी रिकग्नाइज कर, नहीं, उसके लिए स्पेसिफिक है, वो सेल रिसेप्टर उसी के लिए है, वो एंटीबॉडी इसी के लिए प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक है उसके लिए। अच्छा, सेल्फ नॉन सेल्फ रिकग्निशन, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला। सेल्फ, वो एंटीजन जो मेरी बॉडी का हिस्सा है, ठीक है, एंटीजन में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, जो भी है वो मेरी बॉडी में तो इसी चीज की बनी है, तो मेरे सेल्स के ऊपर भी तो रिसेप्टर्स, दे आर सेल्फ। ठीक है, तो उनको रिकग्नाइज नहीं करेगा मेरा इम्यून सिस्टम, अगर उनको उनको एज सेल्फ रिकग्नाइज करेगा, एज एंटीजन नहीं करेगा। ठीक है, वो सेल्फ एंटीजन है, उनको उनके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम विल नॉट गेट एक्टिवेटेड। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि आपको पता है कितने सेल्स डेली आपके रिप्लेस हो रहे हैं, तो उनकी जो डेड बॉडीज हैं, उनकी जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स है, वो भी तो बॉडी में मौजूद है, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम उनके अगेंस्ट कुछ नहीं करता क्योंकि वो सेल्फ है। ठीक है, तो ये रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो रिकग्नाइज नहीं कर पाता ना कुछ टाइप्स को, तो फिर हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज होगी। ठीक है, उसने रिकग्नाइज नहीं किया, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, देन वी हैव नॉन सेल्फ रिकग्निशन, बहुत जरूरी है। ठीक है, रिकग्नाइज करेगा
तो बाहर से आने वाली चीज को नॉन सेल्फ जब तक रिकग्नाइज नहीं करेगा उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ठीक है, फॉर दैट अल्टीमेट रिस्पॉन्स नॉन सेल्फ रिकग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स इन हेल्थी इंडिविजुअल्स। 60% न्यूट्रोफिल्स, हम जो रेंज देखते हैं, कभी ब्लड रिपोर्ट देखी हो ना तो उसमें बड़ी प्यारी सी रेंज आई होती है। ठीक है, तो उसका फायदा क्या होता है? अब 50 to 70% आपके पास जो है ना न्यूट्रोफिल्स है। ठीक है, एक चीज होती है, कभी देखे न्यूट्रोफिलिया हुआ वैसे, न्यूट्रोफिलिया के न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज हो गए हैं ऐसा। ठीक है, फिर ईओसिनोफिल्स की बात करें तो नियरली 3% होते हैं, 0 to 5%। ठीक है, देन नियरली 0.5% आपके पास बेसोफिल्स है, 5% मोनोसाइट्स है, 1 to 9%, 30% आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं, 20 to 40%। न्यूट्रोफिल्स ज्यादा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, और लिम्फोसाइट ज्यादा है तो वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, हम कई दफा होता है ब्लड रिपोर्ट देख के बोलता आता है वायरल इन्फेक्शन लग रही है, वो उसे कैसे पता चला? क्योंकि लिम्फोसाइट्स इंक्रीज। ठीक है, और ये भी पता होता है कि न्यूट्रोफिल में कितनी इंक्रीज है, तो वो कहते हैं माइल्ड इन्फेक्शन है। ठीक है, नंबर जो उसकी एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज है ना, उसकी बेस पे वो कहता है कि माइल्ड इन्फेक्शन है, सिवियर इन्फेक्शन है। ठीक है जी, ये डिफरेंट स्मेयर्स हैं, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। यू कैन सी कि लिम्फोसाइट और इयोसिनोफिल में कितना डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंट वो इनकी जो स्टेनिंग होती है वो डिफरेंट हुई हुई होती है। ठीक है, अच्छा, अब हमने इतनी सारी बात की कि सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, ये सारे आते कहाँ से? बोन मैरो से। बोन मैरो के अंदर क्या होता है? स्टेम सेल होता है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, हम उसे कहते हैं प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक। why do we use this term pluripotent? Undifferentiated। ठीक है, ठीक है, origin, और it can differentiate into any type of immune system cell। ठीक है, तो होता क्या है, एक सेल है, अगर आप फीटल ग्रोथ की तरफ जाए ना तो यू विल रियलाइज कि आपका होता तो एक एम्ब्रियो से बनता है, कोई स्किन में चला गया, कोई हेयर बन गया, ठीक, कोई नेल बन गया, कोई आंख बन गया। हाउ? कैसे? तो सबके पास सेम जेनेटिक मटेरियल है, आपके हर सेल के पास सेम जेनेटिक मटेरियल है, किसी को कोई स्किन बन गया, कोई आंख बन गया, कैसे? टर्निंग ऑन एंड टर्निंग ऑफ ऑफ जीन्स। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। किसी सेल के अंदर वो जीन एक्टिवेट होगी जो उसे स्किन बना देगी, किसी के अंदर वो एक्टिवेट होगी जो उसे हेयर बना देगी। ठीक है, कोई उसको ऑर्गन बना देगी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये क्या है, जीन्स पे। तो सिमिलर इसके पास भी सब कुछ पड़ा है। ठीक है, पूरा जेनेटिक मटेरियल पड़ा है। अब ये डिफरेंशिएट करता है टू डिफरेंट टाइप्स इम्यून सेल्स। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन तरह के प्रोजेनेटर स्टेम सेल्स हैं हमारे पास। वन इज erythroid lineage, the second is myeloid lineage, and the third one is lymphoid lineage। ठीक है, erythroid, erythrocytes। ठीक है, और मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट्स क्या होता है? प्लेटलेट। ठीक है, फ्रेगमेंट्स इसके जो होते हैं उन्हें आरबीसी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो हमारे पास प्रोजेनेटर सेल्स में erythroid lineage है ना, ये इम्यून सेल्स का काम नहीं करती है। ठीक है, ये क्या करती है, ब्लड बनाती है। ठीक है, ब्लड जो है उसका क्या काम है, ट्रांसपोर्ट करना। वो इम्यून सिस्टम का हिस्सा जरूर है, लेकिन बेसिक इफेक्टर सेल नहीं, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट दे रहा है। फिर हमारे पास मोलाइड लीनेज आ जाती है, जिसके अंदर हमारे पास मोनोसाइट है, मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्रिटिक सेल्स हैं, पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स हैं, मास्ट सेल्स हैं। नाम इन सब के आपने सुने हुए होंगे, हम थोड़ा आगे जाके इसकी डिटेल भी देखेंगे कौन सा क्या करता है। देन लिम्फोइड लीनेज आ जाती है, जिसमें बेसिकली स्मॉल एंड लार्ज लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे। अगर हम देखें इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के अंदर ये सेल्स कैसे बनते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे ऊपर बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो। देन वी हैव हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, देन वी हैव अगेन बोन मैरो के अंदर हमारे पास तीनों प्रोजेनेटर स्टेम सेल्स आते हैं। ठीक है, हमारे पास लिम्फोइड आ गया, सेकेंड हमारे पास माइलॉइड आ गया, और थर्ड हमारे पास इरिथ्रॉइड प्रोजेनेटर आ गया। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास लिम्फोइड वाले हैं वो किस चीज में जाते हैं।
ठीक है। अब बोन मैरो से ये ब्लड में आ रहे हैं। ठीक है। ब्लड में आने के बाद ये क्या होंगे, बी सेल्स और टी सेल्स बन गए। ठीक है। बी सेल्स और टी सेल्स में चले गए और सीधे जो है ना, जो ब्लड में डायरेक्टली जो डिफ्रेंशिएट होकर चले जाएंगे नेचुरल किलर सेल्स आ जाएंगे। ठीक है। अब ब्लड के अंदर बी सेल्स टी सेल्स आए और ये फर्दर जो है क्या बनाते हैं, बी प्लाज्मा बी सेल्स, ठीक है, और इफेक्टर टी सेल्स। ठीक है। ये आपके पास आ जाती हैं, फिर फर्दर जो टिश्यू में चले जाएंगे। अच्छा, बी सेल्स जो है वो कहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं? बोन मैरो में। ठीक है। और आपके जो टी सेल्स हैं वो थाइमस पे चले जाते हैं। ठीक है, थाइमस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। माइलॉइड, माइलॉइड क्या कर रहे हैं, किस चीज में जा रहे हैं, पीएमएनस। ठीक है, पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिपोसाइट्स में चले गए। अब ये क्या है, ये क्या बनाएंगे, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक है। और यही आपको माइलॉइड जो है वो आगे टिश्यू में क्या आपको दे रहा होता है, डेंड्रिटिक सेल्स, मास्ट सेल्स और मैक्रोफेजेस। अब जो आपके पास लास्ट आ रहा होता है ना, एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर, वो वही ब्लड सेल्स की तरफ चला जाएगा। ठीक है। क्या बना रहा है, प्लेटलेट्स बना रहे हैं, एरिथ्रोसाइट्स बना रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ओवरऑल पूरा पता चल जाएगा कि इम्यून सेल्स आ कहाँ से रहे हैं, कहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं और किस चीज में डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स मेच्योर इन बोन मैरो, CD19 CD20। CD की हम आगे बात करेंगे, CD क्या होता है, इसको CD19 CD20 क्यों कहते हैं। इन पेरिफेरी दे एक्सप्रेस अ यूनिक सरफेस एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन ये जो है अपनी सरफेस पे देते होते हैं। प्लाज्मा सेल डिफरेंशिएटेड बी सेल शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, एंटीबॉडी फैक्ट्री के तौर पे काम करते हैं। होता ये है कि जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं, ठीक है, इन ये जब डिफरेंशिएट होते हैं ना बी सेल्स के अंदर, तो बी सेल्स का काम क्या है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। ठीक है। अब ये शॉर्ट टर्म होंगे आपकी, एक दफा ये क्या करेंगे, एक्सपेंशन में काम आते हैं, एंटीबॉडी एक्सपेंशन करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और फिर खत्म हो जाएंगे। फिर आपके पास क्या रह जाएगा, अगेन मेमोरी सेल्स रह जाएंगे और किसी हद तक थोड़ी बहुत एंटीबॉडी आपके पास रह जाती है, एंटीबॉडी टाइटर रहता है। ठीक है। लेकिन वो हाई नहीं होता इतना। मेमोरी बी सेल्स के ऊपर कौन सा मार्कर हमारे पास है, CD45। CD45। ठीक है। Just a second. इनका क्या होता है कि मेमोरी सेल्स, समथिंग दैट हैज टू कीप द मेमोरी, इट हैज टू बी लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म इनका होगा, लॉन्ग लाइफ स्पैन होगा। ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी तो इन्होंने कॉप करना है ना, अगर मेमोरी थोड़ी सी हो तो कॉप नहीं कर पाएगा। तो दे हैव टू हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन। ठीक हो गया। बी सेल्स जो होते हैं ना हमारे पास, शॉर्ट टर्म, ठीक है, प्लाज्मा सेल से डिफरेंशिएट करके बी सेल्स बने, शॉर्ट टर्म थे और एज एंटीबॉडी फैक्ट्री उन्होंने एक्ट किया। द क्लस्टर ऑफ, आई थिंक यहाँ से ना हम नेक्स्ट लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।